लेकिन जैसे ही 11th में आते हैं तो हमको लगता है कोचिंग ज्वाइन कर ली और बस हो गया, हम अच्छा स्कोर कर लेंगे, हम स्कूल में भी अच्छा अचीव कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। कोचिंग या स्कूल कुछ नहीं करेगा जब तक आप खुद को टाइम नहीं देंगे पढ़ने का। Hello everyone, this is Nikita. Welcome back to my channel. In this video, we will discuss about the self-study plan for class 11th student जो क्लास 11th स्कूल एग्जामिनेशन में फोकस कर रहे हैं, साथ ही साथ नीट एंड जेई को भी फोकस कर रहे हैं। देन इसके बाद वाले वीडियो में हम लेके आएंगे सेल्फ स्टडी प्लान फॉर क्लास 12th स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जामिनेशन साथ ही साथ नीट एंड जेई में फोकस कर रहे हैं, और उस वीडियो के बाद हम लाएंगे प्लान फॉर प्रॉपर स्टूडेंट जो इसका पूरा फोकस सिर्फ नीट एंड जेई में है। ठीक है बच्चों से एक सबसे बड़ी गलती होती है कि जैसे ही 11th क्लास में आते हैं वो सोचते हैं कि हम सिर्फ जेई और नीट कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन में फोकस करें, बट दैट इज नॉट करेक्ट। क्योंकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है और आप स्कूल लेवल को छोड़ देंगे और आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर आप हायर लेवल पे कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए दोनों में फोकस करना इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली 11th क्लास स्टूडेंट को तो पहले बेसिक्स पे फोकस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए ना हमारे पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ना हम वो छोड़ सकते हैं ना हम ये छोड़ सकते हैं। तो हम ऐसा क्या करें, हमारे पास प्लान हो ऐसा कि जिससे हम स्कूल के साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी फोकस कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे पूरा प्लान, जिससे हमारी पढ़ाई हो जाएगी आसान। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सी बुक्स हम यूज करें, है ना। फिर हम देखेंगे नोट्स हमारे क्या होंगे, हमें कौन से नोट्स यूज करना है। देन हम देखेंगे कि सबसे बड़ी बात कि 11th में बच्चा आता है ना, वो सोचता है कि हमें कोचिंग मिल जाए, कोचिंग जाने लगे मतलब हमारा तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये कोचिंग वाला जो बात है ना उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि कोचिंग सिलेक्शन, अगर आप कोचिंग जाना चाहते हैं तो वो कोचिंग सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, इसके बाद सेल्फ स्टडी प्लान देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि बुक्स हम कौन सी यूज करें। पहली चीज आप देखिए, जब हम क्लास 10th में थे तो हमारे पास एक बुक थी जिसके अंदर तीनों सब्जेक्ट पढ़ने थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, लेकिन अब 11th में आके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की दो बुक हो गई। केमिस्ट्री के 2 पार्ट हैं, फिजिक्स के 2 पार्ट हैं, बायो की एक पूरी बुक है। ऐसे ही मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए पूरी आर डी शर्मा और पूरी एनसीईआरटी। दैट मीन्स ये हो गया बहुत ज्यादा वास्ट, है ना। और आप ये मान के बहुत शॉक्ड होंगे कि जेई एंड नीट लेवल पे सबसे ज्यादा सिलेबस आता है, सबसे ज्यादा वास्ट सिलेबस कैरी करता है क्लास 11। ठीक है, हाँ मार्किंग स्कीम देखेंगे तो वेटेज 12th का ज्यादा होता है, लेकिन सिलेबस वास्ट किसका है, 11th का 12th के कंपैरिजन में। और बच्चे 11th को ही आराम से निकालते हैं और 12th में जाके 11th का बैकलॉग भी कवर करते हैं और 12th भी पढ़ते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप 11th से ही फोकस्ड रहेंगे फुल्ली प्लानिंग के साथ, तो आपको बहुत आसानी होगी 12th क्लास में। ठीक है, और साथ साथ नीट एंड जेई के लिए भी। तो बच्चा पहले तो आपको समझना होगा कि हमें बुक्स कौन सी देखनी है, क्योंकि 10th में तो सिर्फ एनसीईआरटी थे। अब यहाँ तो बहुत सारे टीचर्स अलग अलग चीजें बताते हैं कि कोई ये रेफरेंस बुक पढ़ लो बोलता है, कोई बोलता है ये वाली रेफरेंस बुक पढ़ लो। तो ऐसे देयर आर लॉट्स ऑफ बुक, अब मैं कौन सी बुक पढ़ूं। तो इसके लिए एक चीज याद रखिए कि कोई भी एग्जाम हो ना, चाहे नीट हो चाहे जेई, तो वो बोलता है कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, एनसीईआरटी बुक पे बेस्ड होता है, तो एनसीईआरटी बुक्स को आप अच्छे से रीड करिए एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। ठीक, एनसीईआरटी आपको 3 से 4 बार कंप्लीट करनी है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पता है बच्चे इतना डाइवर्ट हो जाते हैं कि मैं ये भी पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, और एट लास्ट वो कुछ भी नहीं निकलता रिजल्ट। ठीक है, तो जब हमारा कोई भी एग्जाम हो रहा है और वो बोल के दे रहा है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होगा, और हम एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ते। ठीक है, देखो एनसीईआरटी फर्स्ट बार पढ़ने में नहीं समझ आएगी, शायद आपको उसको 3 से 4 बार पढ़ना होगा। अब जितने बार पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो
अब आप एक चीज याद रखिए, सिर्फ कोचिंग के भरोसे या स्कूल के भरोसे नीट और जेईई एग्जाम नहीं निकलता है ना। इसके लिए जरूरत होती है एक प्लानिंग की, और वो प्लानिंग बहुत बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर आप ये समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं समझते हैं तो बाद में समय चला जाएगा। अब ये बहुत करेक्ट समय है जिसमें आप ये पूरी चीजें फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो एनसीईआरटी आप अभी से समझ गए, हर चैप्टर की आप रीड करेंगे और सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे एनसीईआरटी के सॉल्व करने के, क्योंकि स्कूल एग्जामिनेशन के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन से बेहतर और कुछ नहीं। ठीक है, और न्यूमेरिकल इतने हार्ड भी होते हैं, उसमें प्रॉपर सीक्वेंशियली होता है, इजी टू हार्ड। ठीक है, चलिए अब देखिए सेकेंड बुक, आप बुक में दूसरी बात है मॉड्यूल्स। आप ये मॉड्यूल्स होते हैं, जब आप कोई कोचिंग जाते हैं तो वहां पे मॉड्यूल्स मिलते हैं, अदरवाइज आप ऑनलाइन ले सकते हैं। और मॉड्यूल्स की जगह अगर आप कोचिंग नहीं जाते, कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम हम सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर के लिए ना आपको बहुत सारे एप्स मिल जाएंगे जिसमें जाके आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ले सकते हैं चैप्टर वाइज, और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। एंड मैं अपने हर वीडियो के बाद हर टॉपिक, जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रही होती हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर देती हूँ, जिसमें थ्योरी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो आप वहां से चाहें तो वहां से भी वो पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ ना हम वो जो पीडीएफ आपको देंगे उस क्वेश्चन को हम वीडियो में रिवाइज भी करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं, तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, तो आप वहां से भी ले सकते हो प्रैक्टिस पेपर, और आप चाहें तो किसी और साइट से डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत इनफ हो जाएगी, और उसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है ना। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के लिए एक बुक आर डी शर्मा, ये बहुत अच्छी होती है, आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, अब नोट्स की बात करते हैं। नोट्स, आप क्लास नोट्स ले सकते हो। क्लास नोट्स दैट मीन्स जो आपके टीचर आपको नोट देंगे वो कंप्लीट डिटेल नोट्स होंगे। ठीक है, वो नोट्स आपको बहुत काम आएंगे, क्योंकि डिटेल नोट्स आपको हर एक टॉपिक का पूरा डिटेल नॉलेज देंगे। ठीक है, और इसमें हर चैप्टर के बाद आप 2 to 3 पेजेस छोड़ दें। ठीक है, हर एक टॉपिक के बाद हर एक चैप्टर के बाद 2-3 पेज आप छोड़ दे। वो क्यों? क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे इसमें कुछ न्यू पॉइंट मिलेंगे, आप उसको वहां पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तब आप देखेंगे कि ये आपके कंप्लीट नोट्स हो जाएंगे। इसके बाद आप एक पतली सी कॉपी बनाइए जिसमें आपके होंगे रिविजन नोट्स। ये नोट्स आपके टीचर देंगे, ये नोट्स आप बनाएंगे, सेल्फ नोट्स। ये आपके पर्सनल नोट्स होने चाहिए, कस्टमाइज नोट्स। यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे होंगे आपके कुछ फॉर्मूलेज। ठीक है, यहाँ पे आपके ट्रिक्स होंगे, कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो कुछ कंपाउंड्स के नेम, ठीक है, रिएक्शन कंपाउंड नेम, और इसके बाद सम क्वेश्चंस, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये चीज अगर आपके पास है, ठीक है, तो आप एक चीज देखिए, आपके पास एक क्लास टीचर नोट्स हो गए, क्लास के नोट्स हो गए, साथ ही साथ रिवीजन नोट्स हो गए। आप देखेंगे ना, ये क्लास नोट्स आपको पूरे साल काम आएंगे, और ये रिवीजन नोट्स ना आपके एग्जाम के जस्ट पहले आपको रिवीजन देने के लिए, रिवाइज करने के लिए बहुत बहुत काम आएंगे। ठीक है, आप पूरा नोट्स उठा के कितना ही पढ़ सकते हो, है ना। अगर कल एग्जाम है और आज हमें पूरा सिलेबस रिवाइज करना है तो ये तो मुश्किल हो जाएगा, इतने डिटेल नोट्स से पढ़ेंगे तो, या पूरी बुक पढ़ेंगे तो। हम इन सबको कंक्लूड करके रोड मैप बना के अपना शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, तो वो रिविजन में हेल्प करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
इतनी बातें समझ आई। और आप एक फाइल बनाएंगे जिसमें ये मॉड्यूल्स और प्रैक्टिस पेपर सारे हर चैप्टर के प्रैक्टिस पेपर रखेंगे। और एक बात, अगर आप नीट एंड जेईई क्रैक करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको हर एक चैप्टर के मिनिमम 200 न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। मिनिमम 200 न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही पड़ेंगे, 200 क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। तो वो आप चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन पेपर रखेंगे, आप एक फाइल में उसको अटैच कर सकते हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके बाद देखिए, अभी आप देखिए कि आपके पास इतना सारा स्टडी मटेरियल धीरे धीरे स्टॉक होता जाएगा, है ना, और आप पढ़ते जाएंगे। अब हम देखते हैं कोचिंग सिलेक्शन। क्लास 10th तक तो हम सेल्फ स्टडी से सेटिस्फाइड रहते हैं, लेकिन जैसे ही 11th में आते हैं तो हमको लगता है कोचिंग ज्वाइन कर ली और बस हो गया, हम अच्छा स्कोर कर लेंगे, हम स्कूल में भी अच्छा अचीव कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, सारी टेंशन से हम मुक्त हो जाते हैं कोचिंग ज्वाइन करके। तो क्या ये सही है कि कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो सब हो गया? बेटा, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कोचिंग कभी नहीं जाते, सिर्फ सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, साथ साथ ऑल इंडिया रैंक लेके आते हैं नीट और जेईई एग्जामिनेशन में। तो डिपेंड करता है कि आप पढ़ कैसे रहे हैं, आपका सेल्फ स्टडी टाइम क्या है। कोचिंग या स्कूल कुछ नहीं करेगा जब तक आप खुद को टाइम नहीं देंगे पढ़ने का, ठीक है। पर ठीक है, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ कोचिंग को सिलेक्ट करने से पहले। देखिए, हर कोचिंग की फीस, चाहे वो आप ऑनलाइन देखें या ऑफलाइन देखें, है ना, तो अगर आप देखें तो कोचिंग की फीस ह्यूज अमाउंट में होती है। अगर आप नीट जेईई की बात करें, मान ली 2 लाख है, ठीक है, अगर 2 लाख फीस है तो आप किसी भी कोचिंग में जाके तुरंत फीस दे दें और आप क्लास अटेंड करने लग जाएं तो ये तो बेवकूफ़ी हुई, है ना। क्योंकि कोचिंग आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, ऐसे क्या कि कौन सी कोचिंग बहुत बड़ा ब्रांड वाली है, लाइक हमने अगर बात की, एक कोचिंग है ए जो बहुत फेमस है मेरी सिटी में, मतलब उन्होंने इतने बैनर्स लगा के रखे हैं और यहाँ पे बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं, दैट मीन्स ये कोचिंग मेरे लिए तो बेस्ट होने वाली है, ठीक। बी, अगर मान लो ये कोचिंग है कि ये कोचिंग बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, अपना रिजल्ट देने के लिए बहुत फेमस है, तो ये कोचिंग मेरे लिए बेस्ट है। तो आप क्या देख के आप कोचिंग सिलेक्ट करेंगे? तो मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं बोलूंगी ये भी कोचिंग सही नहीं है, ये भी कोचिंग सही नहीं है। तो कोचिंग सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या देखना है वो हम देखते हैं। होता क्या है कि एक पर्टिकुलर कोचिंग है ए, ठीक, इसके अंदर हमें देखने हैं 3 टीचर्स हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो, ठीक है। अब मान लो इस कोचिंग में फिजिक्स के एक टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, हमें समझ आता है, मतलब बहुत अच्छे से नहीं पर ठीक ठीक कर लेते हैं, पर हम इन टीचर के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन ही बहुत अच्छा नहीं है, मतलब हम बेस्ट वे में नहीं समझ पा रहे, तो ये हमारे लिए तो टीचर काम के नहीं है, ठीक। जबकि एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री जिसमें कुछ बच्चे हैं, 20% बच्चों को इनका पढ़ाना समझ ही नहीं आता, लेकिन 80% बच्चे इनसे बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। तो आपको कैसे पता कि ये टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे? आप हो सकता है इस 20% में हो, तो इसके लिए अगर आप इस 80% में हो तो आपके लिए टीचर तो बेस्ट टीचर होंगे, ठीक है। तो देखिए, कोचिंग अच्छी या बुरी होती है, टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन और टीचर का वे ऑफ टीचिंग कैसा है उससे। और आप किसी एक बच्चे से या किसी एक से सुन के ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये कोचिंग अच्छी है या बुरी है। डिपेंड करता है कि आप वो टीचर के साथ कितना अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, कि उनके पढ़ाए हुए कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जा रहे हैं। तो इसीलिए कोई एक पर्टिकुलर कोचिंग में हमें जहाँ सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं उससे बेहतर है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मान लो, होता क्या है ना कि जब ये एक कोचिंग है, मान लो आपके यहाँ फिजिक्स नहीं समझ आ रही, केमिस्ट्री और बायो समझ आ रही है, केमिस्ट्री और मैथ समझ में आ रही, तो क्या आप इसके लिए अलग से कोचिंग ज्वाइन करेंगे? और अगर करेंगे तो वो तो तीनों सब्जेक्ट की फीस वहां देनी होगी, और साथ साथ जहाँ पे हम अलग से ज्वाइन करेंगे वहां फीस भी देनी होगी, टाइम भी देना होगा। तो सेल्फ स्टडी कब करोगे भैया? समझ आ रही है बात? तो इसीलिए कभी भी ना ऐसा मत करो कि एक ही कोचिंग में हम तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अगर उस पर्टिकुलर कोचिंग में तीनों सब्जेक्ट अच्छे पढ़ाए जा रहे हैं, मान लो एक कोचिंग है ए जहाँ पे फिजिक्स भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बायो भी समझ में आ रहा है, मैथ्स बायो मैथ्स भी आ रहा है और केमिस्ट्री भी आ रही है, तब ठीक है कि आप तीनों सब्जेक्ट वहां देखो। लेकिन ये समझ आ रहा है हमें कैसे डिसाइड होगा?
है ना, कैसे डिसाइड होगा? तो आप किसी भी कोचिंग में जाके आप उनसे बोले कि मुझे डेमो अटेंड करना है, और 1-2 दिन का नहीं, एक पूरे चैप्टर का, और फर्स्ट चैप्टर नहीं, हाँ कोई भी, हमें कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, 20 से कोई भी एक चैप्टर उठा के वो टीचर हमें वो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा दे, है ना। तो ऐसा टीचर जिसने एक पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया, तो वो आपको साल भर बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। देखो 1-2 दिन ना तो कोई भी टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं, 1-2 दिन रट के भी कोई टीचर पढ़ा सकता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप टीचर को जज करो, पर इनिशियली जज करना इंपॉर्टेंट है, पूरे साल भर में, ठीक है। तो आप कुछ अमाउंट उनको दे, लाइक अगर 2 लाख की आप फीस देंगे, उससे बेहतर है आप उनको 1,000-2,000 दें और उनको बोले डेमो फीस है, मुझे डेमो अटेंड करना है, ठीक है। आप उस अमाउंट में डेमो अटेंड कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये टीचर मुझे बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, आपके डाउट सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर उन टीचर पे बिल्कुल विश्वास करिए और साल भर उन पे आंख बंद करके भरोसा करिए, वो जैसा बोल रहे हैं वैसे पढ़िए, आप बहुत अच्छा कर लेंगे। ये बात आपको समझ में आई? तो आपको ये समझना होगा कि कोचिंग सिलेक्शन में एक पर्टिकुलर कोचिंग में पूरे तीनों सब्जेक्ट पढ़ना इज नॉट अ करेक्ट सोल्यूशन। आप देखिए कि वहां पे तीनों टीचर अगर अच्छे हैं तो वेरी गुड, नहीं तो जो टीचर अच्छा है हम वहां उन टीचर से पढ़ेंगे, बाकी दूसरी जगह दूसरे टीचर से देखेंगे। आया समझ में? तो ऐसे करके आप अपनी अच्छी कोचिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना क्या होता है, बच्चे आधे कुछ 3-4 महीने तो अच्छे से पढ़ते हैं, बाद में उनको प्रॉब्लम होने लगती है, पर फीस दे देने के कारण वो कुछ नहीं कर पाते। आप पहले ऐसे चेक करिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जहाँ भी आप कोचिंग जाएं उनको एक बात कहते कि जिस टीचर से मैं पढ़ रहा हूँ या जिन टीचर से मैंने डेमो लिया, फिर वो ही टीचर मुझे साल भर पढ़ाए। ऐसा ना हो कि 3-4 महीने बाद वो टीचर छोड़ के चला जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि टीचर मुझे साल भर पढ़ाए। ऐसे आप कोचिंग सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए अच्छी कोचिंग। इसके बाद, और अगर आप नहीं करना चाहते कोचिंग से, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ मेरे वीडियोस में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे सेल्फ स्टडी प्लान। सेल्फ स्टडी प्लान तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो, देखो आपके पास होते हैं 24 आवर्स, सबके पास 24 आवर्स ही तो होते हैं, और 24 आवर्स में आप 6 आवर की स्लीप लेंगे। कितने आवर की? सिर्फ 6 आवर की, ओनली 6 आवर। इसके बाद मैं मान लेती हूँ, मान लो चलो भाई 7 आवर्स, ठीक। इसके बाद मैं मान लेती हूँ 3 आवर्स आपकी अदर एक्टिविटी, ठीक। अब आपके पास बचे कितने आवर? 10 आवर हो गए, 14 आवर बचे, ठीक है। 14 आवर्स लेफ्ट। इस 14 आवर में आपको स्कूल भी जाना होगा, ठीक है। स्कूल भी जाएंगे आप, कोचिंग भी जाएंगे आप, और आपको सेल्फ स्टडी भी करना है, ठीक। स्कूल आप 5 आवर में मान लेते हो, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ना, कुछ स्टूडेंट ऐसी क्लासेस जाते हैं जो रेगुलर 5 to 6 आवर लेके ऐसी कोचिंग जाते हैं। तो आप देखो तो 5 और अगर मान लेते 5 आवर, तो ये होगा 10 घंटे, बचे 4 घंटे, 4 आवर में आप कितना ही पढ़ लेंगे, समझ पा रहे हैं। और ये ये मान लो 6 आवर, तो 6 अगर 6 आवर की स्कूल है, क्योंकि घर से स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, वो हाफ एन आवर ले 1 आवर ले लेगा, हाफ एन आवर जाना, हाफ एन आवर आना, तो ऐसे देखा जाए तो 6 आवर हो गए। तो 6 आवर और 6 आवर, ये तो 12 आवर हो गए हैं, ऑलमोस्ट 2 घंटे सेल्फ स्टडी के। क्या करोगे यहाँ? सेल्फ स्टडी का क्या होगा? और एक बात मैं आपको बता दूं, आप कितने भी बेस्ट टीचर से पढ़ लीजिए, कितने भी बेस्ट टीचर से पढ़िए, चाहे आप स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, कोचिंग में अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन आप सेल्फ स्टडी नहीं दे रहे ना, तो यू कांट डू एनीथिंग, कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप ना एक टीचर से स्कूल और कोचिंग में जाके कोर्स तो कंप्लीट करा लेंगे, लेकिन विदाउट सेल्फ स्टडी आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं हमारा सेल्फ स्टडी प्लान बहुत अच्छे से। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगी आपसे कि आप स्कूल मत जाइए या कोचिंग मत जाइए। मैं बहुत अच्छा ऐसा प्लान बताऊंगी जिससे आप स्कूल भी जा पाए, अपने बेसिक्स भी क्लियर कर पाए, और साथ ही साथ कोचिंग भी जा पाए। देखिए, पहली बात,
मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि आप कोचिंग ऐसी सिलेक्ट करिए जो 3 आवर की हो, 2 to 3 आवर बस मैक्सिमम, चलो 3 to 4 आवर बस, है ना। आप ऐसी क्लास अटेंड करिए जिसमें ना 2 सब्जेक्ट 1.5 आवर एंड 1.5 आवर की, क्योंकि आप ना पहले 11th तो कंप्लीट करिए। ऐसी कोई कोचिंग मत जाइए कि जहाँ पे पूरा जेई का पढ़ा रहे हैं, पहले 12th का सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, या 11th 12th मैथ्स पूरी फिजिकल एक साथ पढ़ रहे हैं। तो होगा क्या कि आप ना 11th में ना 11th के रह जाओगे ना 12th के, ठीक है। तो पहले आप 11th को ही तो पूरा करिए और ये काफी होगा, है ना। आप एक दिन में 1.5 आवर की क्लास भी लेते हो, अल्टरनेट डेज में भी क्लास लेते हो। लाइक 11th की अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो हमारी क्लासेस होती हैं, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। इफ यू वांट टू ज्वाइन तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो हमारी जो लाइक केमिस्ट्री की क्लासेस होती हैं तो 1.5 आवर की होती हैं अल्टरनेट डेज में, एंड संडे उसका टेस्ट होता है। जो पूरे वीक में आपने पढ़ा, संडे को उसका टेस्ट। तो ये आसान हो जाता है कि एक दिन हम 1.5 घंटा पढ़ते हैं और दूसरे दिन हम उसको रिवाइज करते हैं, फिर हम कोचिंग में पढ़ते हैं, फिर रिवाइज करते हैं। तो हम साथ ही साथ अपना भी सेल्फ स्टडी को टाइम दे पाते हैं, है ना। तो एक दिन लाइक केमिस्ट्री अल्टरनेट डेज में होगी, और फिर जो अल्टरनेट डेज फ्री मिला है उसमें हमने फिजिक्स की क्लासेस लगा ली, लाइक MWF ऐसा कुछ। मान लो MWF हमने केमिस्ट्री पढ़ा, ठीक। TTS हमने फिजिक्स पढ़ा, और यहीं पे लाइक MWF हमने केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ लिया या बायो पढ़ लिया, या तो TTS में फिजिक्स एंड बायो। मतलब आप देखेंगे एक दिन आप 3 घंटा दे रहे हैं, दूसरे दिन आपने से 1.5 आवर ही दिया। तो आपके पास टाइम होगा सेल्फ स्टडी का। यहाँ तक की बात समझ आती है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक दिन में 6-6 घंटे की क्लासेस जाएंगे तो आप खुद क्या पढ़ेंगे ना। खुद का पढ़ना भी जरूरी है, पॉज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोचिंग ऐसे आप देखिए। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं स्कूल की, तो स्कूल रेगुलर जाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, पर अगर आप स्कूल रेगुलर जाएंगे तो आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए, आप अल्टरनेट डेज में स्कूल जा सकते हैं। लाइक अगर आप MWF में स्कूल चले जाएं या तो TTS में स्कूल जाएं, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगेन मैं कहूंगी कि आप एक दिन स्कूल नहीं जाएंगे, दूसरे दिन जाएंगे, तो वापस किसी फ्रेंड की कॉपी लेके आप वो देख लोगे तो हो सकता है कि आपको क्लिक कर जाए, लेकिन आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप स्कूल में एक कंसिस्टेंसी बना के रखो कि भाई MWF मुझे जाना है, तो होगा क्या, आप अपने टीचर को भी रिक्वेस्ट करिए कि मैम और सर मैं स्कूल MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आऊंगा, तो या आऊंगी। मंडे को आपने पढ़ा, ट्यूसडे गैप हुआ, पर आप कोचिंग भी जा रहे हैं ना, तो वो चीजें आपके रिकवर होते जाएंगी। आप फिर वेडनेसडे जाओगे तो आप कनेक्ट रहिए कि हाँ कल मैम ने ये पढ़ाया होगा। लाइक आप जैसे कि मंडे गए, ट्यूसडे नहीं गए, तो ट्यूसडे अपने फ्रेंड से कनेक्ट रहिए या टीचर से अपने कनेक्ट रहिए और उनसे पूछ लीजिए कि मैम और सर आपने क्या पढ़ाया, प्लीज आप बता सकते हैं। तो टीचर आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे, बट ये कब, जब आप उनको रिजल्ट दें, ठीक है, तब ये हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपके पास बहुत टाइम होगा। अब देखते हैं कैसे। आप ये 2 चीजें याद रखिएगा, इनको ही हम फॉलो करेंगे, ठीक। सो हम पहले वो डेज देखेंगे जिसमें हम स्कूल जा रहे हैं, है ना, लाइक MWF और TTS, स्कूल गोइंग टाइम टेबल, ठीक है। और बाकी डेज जब हम विदाउट स्कूल टाइम टेबल, ठीक है। तो जब हम स्कूल जा रहे हैं तब हम कौन सा टाइम टेबल फॉलो करेंगे, जब हम स्कूल नहीं जा रहे हैं तब कौन सा करेंगे। अच्छा, आप एक चीज याद रखिएगा, जिस दिन आपकी क्लास 3 आवर की हो कोचिंग में, उस दिन आप स्कूल नहीं जाएंगे। जिस दिन आपकी क्लास 1.5 आवर की है कोचिंग में, उस दिन आप स्कूल जाएंगे, तो आपके पास टाइम बचेगा, ठीक है। मान लो अभी हमारा स्कूल गोइंग टाइम टेबल है, तो इस टाइम पे आपकी क्लास हम मान के चल रहे हैं कोचिंग की
1.5 आवर की है, ठीक। और यहाँ जिस दिन आप स्कूल नहीं जाएंगे तो यहाँ पे आपको 3 आवर्स की क्लास अटेंड करनी है कोचिंग में, है ना। ये थोड़ा सा आप याद रखिए। शुरुआत करते हैं, आपका पहले नाइट से स्टार्ट करते हैं। आप 11 से 11 PM टू 6 AM सोएंगे, मतलब आपका स्लीपिंग टाइम है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम 11 PM टू 6 AM आपका कौन सा टाइम है, स्लीपिंग टाइम, ठीक। इसके बाद आप 6 बजे उठेंगे, 6 to 7 आपकी एक्टिविटीज, मतलब आपको नहाना, जो भी आपको चीजें करनी है, आपकी बाकी डेली जो हैबिट्स है वो आप करेंगे। यहाँ पे भी 6 to 7 AM में आपने वही एक्टिविटीज करेंगे, है ना। अब जिस दिन आप स्कूल जाएंगे तो अब फिर उसके बाद आप रेडी हो जाएंगे, 7 to 8 तक आप स्कूल पहुंचेंगे, ठीक। इसके बाद मान लो 8 AM टू 1 PM आपका स्कूल टाइम है। अगर मैंने ऐसा मान लिया बेटा, ये एक एवरेज टाइम टेबल है, इसके बाद आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। 8 AM टू 1 PM आप स्कूल गए, आप स्कूल से आ गए 1 to 2 PM तक, मतलब मान लो 2 बजे आप घर पहुंच गए, ठीक। स्कूल से घर आ गए, 2 बजे के बाद आपने रेस्ट किया, खाना खाया, लंच किया, इसके बाद आप 3 बजे से 3 PM टू 4 PM बस थोड़ा सा टाइम आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ा आपने, आप इसके बाद 4 PM टू 5 PM आपने फिजिक्स पढ़ा, आपने यहाँ रिविजन करेंगे, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब देखिए, ये हुआ 5 PM तक, इसको रफ कर रही हूं और ऊपर बताऊंगी, है ना। अब आप 5:30 PM टू 7:30, क्योंकि 7 होगा पर 7:30 PM तक की बात मैं मान लेती हूँ, क्योंकि तब तक आपको घर आने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। ये आपका कोचिंग टाइम, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब आप ना 7:30 बजे घर आ गए हैं मान लो, तो अब आप 8 बजे तक रेस्ट करिए, 8:30 9 बजे तक चलिए, तो 9 PM टू 11 PM मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स में टाइम देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बायो वाले बायो पढ़ेंगे, क्लियर। तो एक चीज मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने वाली लग रही है कि नाइट वाला टाइम बायो स्टूडेंट के लिए थोड़ा सही नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हो कि ये बायो वाले टाइम को ना आप केमिस्ट्री वाले टाइम से रिप्लेस कर सकते हो या फिजिक्स से रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि ना बायो वालों को फिजिक्स थोड़ा टफ लगती है, उनको ज्यादा टाइम फिजिक्स में देना चाहिए। तो बायो वाले स्टूडेंट 4 PM टू 5 PM बायो रिवाइज करेंगे और रात में 9 बजे से 11 बजे तक क्या कर लेंगे, फिजिक्स कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आई। तो ये वो वाला टाइम टेबल मैंने बता दिया जब आप स्कूल जाएंगे, ठीक। तो आप देखेंगे स्कूल जाते जाते आपको कितना टाइम मिला सेल्फ स्टडी के लिए, 1 घंटा, 2 घंटा और ये 2 और घंटे, 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के मिल गए। 4 आवर आपने स्कूल जाने वाले दिनों में निकाल ली, ठीक है। और आप देखिए सब्जेक्ट वाइज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टाइम टेबल को, ठीक है। तो अब देखते हैं जब आप स्कूल नहीं जा रहे होंगे तब क्या करेंगे। जब आप स्कूल नहीं जाएंगे ना तो आपके पास तो पर्याप्त समय होगा, बहुत सारा आराम से काम करेंगे। देखिए जब हम स्कूल नहीं जाएंगे तो हमें कोचिंग 3 घंटे जाना है ना। तो यहाँ तक की बात तो सेम चली कि रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक हम क्या करेंगे, सोएंगे आराम से, बढ़िया, है ना। 6 से 7 सुबह एक्टिविटीज करेंगे। एक चीज इसमें और ऐड करूंगी, 7 to 8 AM आप
कुछ अदर एक्टिविटीज लाइक फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, योगा कर सकते हैं। आप ऐसे कोई भी एक्टिविटीज को जरूर करिए, ठीक है, अपनी डेली लाइफ में बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करिए। आप जब तक मेंटली और फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। और एक बात बच्चों कि इस टाइम में जो आप अपना टाइम टेबल बना रहे हैं तो आप देखिए कि आपको प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना है। आपको होल डे बिजी रहना है तो आपको हेल्दी रहना होगा। तो आप अच्छी डाइट फॉलो करिए, आप प्रॉपर डाइट लीजिए, अच्छा खाना खाइए, जंक फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है। आपको लगेगा मैम ये क्या बता रही हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए 8 बजे तक आप एक्सरसाइज करके फ्री हो गए। अब 8 से 8 AM से 10 AM मॉर्निंग आप पढ़िए। बायो वाले स्टूडेंट बायो पढ़ेंगे मॉर्निंग में, और मैथ्स वाले स्टूडेंट, ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट बायो पढ़ेंगे, जबकि मैथ्स वाले स्टूडेंट केमिस्ट्री कर लेंगे, ठीक। इसके बाद आप 10 AM से 11 AM फ्री रहिए, ब्रेकफास्ट लीजिए, ठीक है। आपने ब्रेकफास्ट लिया। आप 11 बजे से लेके 1 PM तक आप दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, आप फिजिक्स पढ़िए, चाहे वो बायो वाला हो चाहे मैथ्स वाला, ठीक। 1 बजे से लेके 2 PM तक आराम से खाना पीना खाइए। अब इसके बाद चलिए 1 to 3 कर देते हैं, आराम से रेस्टिंग टाइम। अब 3 PM to 5 PM आप पढ़ेंगे, लाइक मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स पढ़ेंगे और बायो वाले बच्चे पढ़ेंगे केमिस्ट्री, है ना। तो बायो वाले बच्चों का बायो फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट होगा, मैथ्स वालों का केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई। देखिए आपको 2-2 घंटा मिल गया, 2, 4, 6 आवर आपने स्टडी का दे दिया, है ना। अभी भी है टाइम। अब आप ना 5:30 से 5:30 to 7, 7 to 8:30, मतलब आप मान लो कि 9 बजे तक 9 PM तक आप घर आ गए, ठीक। 9 PM तक आप घर आ गए, ये है कोचिंग टाइम, ठीक। अब आप बस ना 9:30 तक आपको खाना खाना होगा और 9:30 to 11, है ना, ये हो जाएगा आपके पास 1.5 आवर। और इसमें आप करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे बेटा, टेस्ट सीरीज। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा जिसमें आप पर्टिकुलर एक चैप्टर कंप्लीट करें, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप एक टेस्ट ज्वाइन करें, ताकि आप ना विद इन टाइम लिमिट, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाए। तो मिक्स टेस्ट सीरीज देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन हो, ठीक है, विद टाइम। तो आप ऐसे टेस्ट देते रहिए। ये वाला जो टाइम है रात का 9:30 से 11, इसमें आप अपना टेस्ट सीरीज दीजिए अल्टरनेट डेज में। तो ये था होल टाइम टेबल फॉर सेल्फ स्टडी, ठीक है। ये टाइम टेबल बच्चों आप 1 वीक फॉलो करिए, और अगर आपको इससे बेनिफिट मिले तो प्लीज आप कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये पक्का मैं आई प्रॉमिस टू यू ऑल कि ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। पर आपको इसको बहुत अच्छे से फॉलो करना होगा, बड़े पेशेंस के साथ फॉलो करना होगा। आपको बीच में रेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 1 to 3 PM तक हमने रेस्टिंग टाइम दिया है। आप इसमें फोन चलाइए, म्यूजिक सुनिए, कंटिन्यूअस नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, ठीक है। बट बहुत अच्छे से इसको फॉलो करिए, और जो भी इससे बेनिफिट मिले तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए, और इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन की जरूरत है वो भी आप बताइए। एक बात याद रखिएगा, हर एक चैप्टर के एटलीस्ट 200 क्वेश्चन करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और लगा हो कि ये वीडियो सच में काम का है, तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। और
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। थैंक यू।